साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। अच्छी तरह कि उन महापुरुषों का इतना बड़ा योगदान हमारे जीवन में है कि एक बार हम अपने माता पिता, दादा परदादा, दादी नानी, भाई बहन को तो भूल सकते हैं, लेकिन अपने महापुरुषों को नहीं भूल सकते हैं। और आप अगर अपने जीवन काल में महसूस करके देखेंगे तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिला सकता हूं, तो शायद आपको अपनी चौथी पीढ़ी का नाम ना पता कि आपके दादा के दादा के दादा का क्या नाम था। ना ही आपने कभी जानने की कोशिश की होगी। आपका इंटरेस्ट भी इस बात पे नहीं रहा होगा कि आप जाने कि मेरे दादा के दादा के दादा का क्या नाम था। लेकिन हम उन महापुरुषों को जानते हैं जो हमारे जाति के आधार पर हमारी जाति में नहीं जन्मे, धर्म के आधार पर भी कई बार धार्मिक भी बड़ी विविधताएं हैं, मान्यताएं हैं। ना हमारी बस्ती के थे, ना हमारे गांव कस्बे के थे, ना जिले के थे, ना प्रदेश के थे। और जब अक्सर हम उनकी पुण्यतिथि पे या उनकी जयंती के अवसर पर जाते हैं, उनके उन स्थलों पे, जन्मस्थलियों पे, तो हजारों हजारों किलोमीटर का फासला हमें दिखाई देता है अपने घर से उनके घर तक। तो इसलिए मैं उन महापुरुषों को याद करता हूं जिनकी एक श्रृंखला है। जो नाम मैं लेता हूं वो नाम भी आप नोट करें। ये महापुरुष को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे और उनके जीवन संघर्ष को नहीं पढ़ेंगे तब तक शायद हम मूवमेंट को नहीं चला सकते। और आज मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी। प्यारे साथियों, मैं शुरू करूंगा महामानव तथागत गौतम बुद्ध से, जिन्होंने राजकाज छोड़ा और जनता की परेशानियों को, उनके दुख को, उनके तकलीफों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सत्य की खोज में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। असल पूरा आंदोलन ही खुद को जागरूक करने का नहीं है, पूरा आंदोलन ही महापुरुषों का खुद जागरूक होने का और लोगों को जागरूक करने का है। महामानव तथागत बुद्ध के बाद जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु घासीदास। फिर आजाद भारत से पहले जो सामाजिक परिवर्तन का दोबारा आंदोलन जब चला ब्रिटिश शासन काल में, उसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत राम बी ए प्रजापति जी, माँ उदा देवी पासी, माँ झलकारी बाई, माँ अवंतिका बाई लोधी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, विजय कुमार पथिक जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, और एक जिनके जीवन से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, मान्यवर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जब मैं उनकी पढ़ता हूं किताबें झूठन, उनकी आत्मकथा, तो बड़ी वो अंदर तक जाके लगती है। असल जो है छुआछूत का, भेदभाव का एहसास कराती है वो।
और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम को भी नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी के नीचे से लेकर चोटी तक के सभी साथियों का, जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। आजाद समाज पार्टी की पूरी लीडरशिप का, बहुजन पत्रकार भाइयों का और तमाम उन साथियों का, चाहे अधिवक्ता साथी हों, वो साथी जिनका मेरे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को सिखाने में योगदान है, उन सबका धन्यवाद देता हूं। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। साथियों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम की बात कर लेते हैं। हम लोग लोकतंत्र में हैं। राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपें और तमाम तरह के शस्त्र यूज होते थे। एक सेना दूसरी सेना के सामने खड़ी होती थी, दोनों तरफ से युद्ध होता था। कई बार युद्ध इतना भयानक होता था, हजारों लोगों की जान चली जाती थी। कलिंग और तमाम युद्ध आप देखोगे, सम्राट अशोक को भी मैं आज नमन करूंगा, याद करूंगा कि उनका शासनकाल का कोई तोड़ नहीं था। तो जब वो युद्ध होते थे, हजारों लोगों की जान जाती थी। और उसमें बहुत सारी महिलाओं के सर से उनके पति का जो एक आशीर्वाद, प्यार था, वो हट जाता था। बहुत सारे बच्चे जो है उनके माँ बाप चले जाते थे, उनके पिता चले जाते थे। हालांकि हम लोग तो लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, संविधानवादी भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हमें देखने सुनने को मिलती हैं, जानने को, पढ़ने को, सीखने को मिलती है और हमें हिस्ट्री का ज्ञान होता है। कई क्रांतियां हुई हैं, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां भी हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब गदर शुरू हुआ, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए किन किन महापुरुषों ने संघर्ष किया, इसके लिए उन महापुरुषों के नाम मैंने आपके सामने रखे। कुछ महापुरुषों के नाम जैसे माँ फूलन देवी, उनका भी एक संघर्ष है। माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, इन वीरांगनाओं का, माओ का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो अपनी माँ के योगदान को भी कम नहीं आंकता, उसका योगदान भी बहुत है। और उस तमाम हर माओ का योगदान है जिन माओ ने अपने बच्चों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया, और जो पूर्व में जिन माओ ने अपने बच्चों को आंदोलन के लिए समर्पित किया। तो मैं बात कर रहा था राजतंत्र की। राजतंत्र में तो इसी तरह से, या फिर संधिया होती थी, किसी की बड़ी सेना होती, छोटी सेना वाला देश घबरा जाता था, वो हाथ जोड़ लेता था कि साहब हम आपके अधीन काम करेंगे। तो उनके ऊपर कुछ लगान, कुछ टैक्स और लगा के उनको सौंप देता था कि ठीक है चलाओ आप ही, लेकिन ये चीजें हमें देनी है। लेकिन आज हम राजतंत्र की जगह आज हम लोकतंत्र में हैं। राजतंत्र बदल गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोटिंग राइट दिलाया तो कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाए थे पूर्ण रूप से, उसको आगे बढ़ाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। और हम लोग ऋणी हैं उन महापुरुषों के जिन्होंने ये सारे संघर्ष किए। प्यारे साथियों, आज हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में बहुत कुछ नहीं करना है। लोगों को जागरूक करके बटन दबाना या बैलेट पर मोहर लगाने के लिए तैयार करना, एक छोटा सा काम। सोचो अगर आज राजतंत्र होता और आपको राजकाज चाहिए होता और आपको तलवार चलानी पड़ती, बंदूक चलानी पड़ती, तोप चलानी पड़ती, भाले चलाना सीखने पड़ते, ये खरीदने पड़ते, सेना में भर्ती होना पड़ता, तो तब तो क्या होता। अगर लोकतंत्र में जहां सिर्फ वोट से, इवन जैसे मैंने आपको समझा बटन दबाना है या फिर मोहर लगानी, अगर इससे भी हम लोग राजकाज नहीं ले पा रहे हैं तो हमसे अच्छे तो गुलाम है। मुझे बात कहने में कोई हर्ज नहीं। अच्छी बात है कि मैं गुलाम नहीं और हमारे साथी गुलाम नहीं, मैं इस बात को भी स्पष्ट करता हूं। लेकिन प्यारे साथियों,
इस आसान काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब कर लेते, क्योंकि उनके समय में लोकतंत्र आ गया था। ऐसा होता तो माननीय काशीराम साहब कर लेते, बीपी मौर्य साहब कर लेते, बहुत सारे साहब थे हमारे पास जो कर लेते। इसके लिए समाज को ही उठकर खड़ा होना पड़ता है, समाज को ही अपने नेता का हाथ पकड़ना पड़ता है, उसका साथ देना पड़ता है। और समाज तक बात कैसे जाए उसके लिए संगठनात्मक शक्ति जरूरी है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, वर्तमान के हालातों को देखकर मैं मानता हूं कि हमें जो घोषणा मैंने 4-5 दिन पहले की थी, हमें वोट रक्षक बनाने, बूथ वॉरियर बनाने, वोट वॉरियर बनाने। एक वार्ड में, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, वार्ड में हमें, जिसके अंदर 200 से 250 वोट होती है, हमें 4 पढ़े लिखे बूथ वॉरियर, वोट वॉरियर, वोट रक्षक की जरूरत है। और ये अपील मैं आपसे करता हूं, जो नौजवान मेरी एक आवाज पे झंडा उठाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, नारा लगाते हैं, रैली करते हैं, आंदोलन करते हैं, तमाम अन्याय होने पे लड़ते हैं, जिनको लाठियां भी खानी पड़ती, जेल भी जाना पड़ता है, मुसीबतें भी काटनी पड़ती हैं, उनमें अपने भाइयों से, और सबसे पहले कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के भाइयों से, उत्तर प्रदेश के भाइयों से मैं मांग कर रहा हूं। और ये मांग मैं क्यों कर रहा हूं, पहले मांग क्या है सुन लो। कि जो 10th प्लस हमारे भाई, 12th प्लस भाई हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र के द्वारा दिए गए लोकतंत्र को और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, रक्षा के लिए नहीं, रक्षा तो संविधान हमारी करता है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर की भी करता है, होम मिनिस्टर की भी करता है, सारे चीफ मिनिस्टर की भी करता है, महामहिम राष्ट्रपति जी करता है। संविधान ताकतवर है, हम लोग तो कमजोर है उसके सामने। वो संविधान जो देश की भी रक्षा करता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन बने, जिसके अंदर सारी एजेंसियां हैं, जिसके अंदर बहुत शक्ति है, उसकी रक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं, उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के। क्योंकि जब वो संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, कोई अम्बेडकरवादी कुर्सी पे होगा, तभी बदलाव होंगे, वरना कुर्सी पे तो बहुत लोग आते जाते रहे। तो मेरी डिमांड आपसे ही है, मैं जानता हूं, मैं विदेश गया था, विदेश के साथी मुझे सुनते हैं, और अक्सर मैं जब वहां गया और मीटिंगों में गया तो माओ ने मुझे बताया कि भाई हम तो पार्लियामेंट में देखते रहते हैं, हमने पार्लियामेंट का जो चैनल है संसद टीवी, वो उसको सब्सक्राइब किया है और हम देखते रहते हैं हमारा भाई कब बोलेगा। और प्रदेश भर में भी तमाम बहुत सारे इशू हैं जो आते रहते हैं मेरे पर, लगातार मैं उठाता भी रहता हूं उनको। कल हमारा सम्मेलन है मिर्जापुर में, उसमें मैं जाऊंगा जब सम्मेलन में, तो बताऊंगा कि इस बार मैंने लोकसभा में क्या क्या किया, इस बार के सेशन में मैंने किन किन विषयों पर आवाज उठाई। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पर जान छिड़कते हैं, मेरे लिए हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, मुझे तमाम तरह से पैसा देते हैं, सहयोग करते हैं, रैली में आके मेरी शक्ति बढ़ाते हैं, तमाम प्रभु सम्मेलन को सफल बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी समाज के बुद्धिजीवी हैं जो रिटायर हो गए घर बैठे हुए, कुछ ऐसे में जो पुराने मिशनरी हैं, नाराज हो गए किससे घर बैठे हुए। मैं आम सबसे ये मांग कर रहा हूं कि आओ, उठो, मेरा साथ दो, इस आंदोलन का साथ दो। क्यों, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले कि भाई रजिस्टर उठाओ और जिम्मेदारी लो और कहो, लिखो कि मैं अपने वार्ड का बूथ वॉरियर हूं, वार्ड वॉरियर हूं, सॉरी इसको करेक्ट करते हैं, मैं वोट वॉरियर हूं, मैं वोट रक्षक हूं उसका, अपने वार्ड में मैक्सिमम वोटों को तैयार करना, गलत वोटों को हटाना, जो बालिग हो गए हैं, 18 साल पार कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके वोट बनाना, और वोट को आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार करने का काम मैं करूंगा। बाकी काम बूथ कमेटी कर लेगी, इलेक्शन के समय उसको लेके जाना, वोट डलवाना, काउंटिंग कराना, वोट पोलिंग एजेंट बनना, वो कर लेगी वो बूथ की टीम। लेकिन आपका काम ये है कि भाई आप उठो, डायरी बनाओ, अपने जिले के विधान, जिसका भी नंबर आपके पास, उसको बोलो कि भाई मैं यहाँ इस वार्ड में वोट वॉरियर हूं, मैं यहाँ काम करूंगा और अपने वोट को जिताकर तैयार करके इसकी सारी एक एक वोट की रखवाली करके मैं आपको दूंगा। बस ये मेरी आपसे डिमांड। क्यों? क्योंकि भाई मैं भी थक गया हूं,
सुबह उठता हूं, यहाँ रेप हो गया, यहाँ हत्या होगी, यहाँ लूट हो गया, जमीन छीन ली, यहाँ मार दिया, पीट दिया, यहाँ सरकारी कर्मचारी हूं साहब, प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ सर जातिगत उत्पीड़न कर रहे हैं साहब, ये हो गया है सर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इतने वो नहीं हो रहे हैं ना, इतने नहीं हो रहे वाली चीजें आती है ना मेरे पास सुबह से शाम तक। मैं इनसे थकता नहीं हूं, काम करने में नहीं मेरा कोई तोड़ है, मैं 18-20 घंटे काम कर सकता हूं, मेरे साथी इस बात को जानते हैं। मैं अगर किसी परेशानी में गिर भी गया, लेट भी गया, तो मैं लेटा लेटा भी, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लाखों लोगों के काम के लिए कर सकता हूं संघर्ष, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ जिनके पास पावर होती, जब तक इस हाउस का मेंबर नहीं बना था ना, संसद में नहीं आया था, मुझे नहीं पता था उस तरह से, क्योंकि मैं इसमें नहीं आया था। 1 साल लगा मुझे सीखने में। 1 साल पूरा होने के बाद ये पहला सेशन है जिसमें मैंने देखा, जब मेरी समझ में आया कि यहां बैठ के बनती है विपक्ष। चाहे विपक्ष ने इस बार क्या किया, विपक्ष नारेबाजी करता रहा बेचारा, अपने मुद्दे के लिए एसआईआर पर चर्चा करा, लेकिन सरकार ने अपने जितने भी उनको जो है बिल थे उनको सबको पास करा लिया, जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया। तो ये जो सरकार में ये बनाते हैं कानून, पॉलिसी ये बनाते हैं कि अब पॉलिसी में कुछ भी आए, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, जीएसटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिजर्वेशन और तमाम तरह की चीजें, पेट्रोलियम, तमाम जो भी कुछ हो रहा है देश में, जो कुछ भी हो रहा है, सब मिलिट्री, गवर्निंग, तमाम जो कुछ भी हो रहा है, किसको क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां नौकरी आएगी, कहां किसको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, और ओपीएस हो, तमाम जो कुछ भी हो रहा है देश में, केंद्र की सरकार यहां बैठ के बनाती है। और लोकतंत्र में जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। हम लोग क्या हैं ये मैं अपने अंदर झांकना चाहिए, बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम भाइयों को अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या बना पाए। प्यारे साथियों, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी रिजर्वेशन है, हक अधिकार है, संविधान सुरक्षित है, इस वजह से तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग नौकरी पर लग जाते हैं। जिस तरह निजीकरण हो रहा है, आगे कोई नौकरी नहीं आएगी। और फिर एक और मार अभी जिसकी तैयारी हो रही है, पहले वर्गीकरण करके हमें बांटने का प्रयास किया गया। हमें पता था कि एक साजिश है, हम चुप रहे और अपने लोगों से कहते रहे कि हमारे भाइयों की हिस्सेदारी का मामला है, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम अपने भाइयों को भी कह रहे थे साथ साथ कि देख लेना मिलेगा क्या, क्योंकि जब सरकारी नौकरी रहेगी तो आपको क्या देंगे बांट के वो। और अब वो कह रहे हैं क्रिमिनल लगाएंगे, उनको उनसे तो लड़ लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। ये वचन है मेरा आप लोगों को। वो किस मंशा से ला रहे हैं, जो भी कानून आता है उसके पीछे एक मंशा होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसकी तरफ हमारी निगाह है, ये बात याद रखें सब लोग। 2 अप्रैल तो छोटा आंदोलन था, उदाहरण बताऊंगा उसका। 2 अप्रैल से 4 गुना बड़ा आंदोलन होगा। ये मेरी चेतावनी भी है और ये मेरा निवेदन भी है आपसे, सबसे कह रहा हूं, जो भी इसके पीछे है ना, ये जो करवा रहे हैं सरकार के लोगों, कोई भी हो, उन सबको कह रहा हूं, निवेदन करके कह रहा हूं, ये बात याद रखना। मेरा ये चैलेंज दिया है मैंने, ये आप सबको के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आप मुझसे बहुत उम्मीदें करते हैं। मैं आपको आज एक चीज और कह सकता हूं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 2000 रुपए दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको 5 किलो राशन दूंगा, नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको शराब दूंगा, ये नहीं कहूंगा आपको जो मिठाई दूंगा। लेकिन मैं एक वचन आपको देता हूं, अगर आजाद समाज पार्टी को आपने ताकत दी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 3, 4, 5 चीजें ऐसी जो होंगी, और जो होंगी, बस आप लिख लो कि होंगी, करेंगे। पहला, शिक्षा व्यवस्था ऐसी करेंगे कि गरीब और अमीर के बच्चों को बराबरी शिक्षा मिलेगी, और गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होगा कि प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा नहीं, और इतनी शानदार पढ़ाई कराएंगे। मैंने कहा ना, 2000 रुपए के लिए नहीं कहूंगा 2000 रुपए दूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि 5 किलो राशन दूंगा, लेकिन आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि वो 50,000 रुपए की महीने की नौकरी करेगा, 40,000 रुपए की नौकरी करेगा, लाख रुपए की नौकरी करेगा। इतनी शानदार शिक्षा उसको देंगे, क्योंकि 2000 रुपए से गरीबी नहीं दूर होगी आपकी, 5 किलो राशन से गरीबी दूर नहीं होगी। बात ये जो है ना, ये
आपको सिर्फ जो है वो कि किस तरह आपका जीवन पूरा हो जाए उसका काम नहीं कर रहे हम लोग। आपके बच्चों को और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, सुख सुविधाएं मिले, आपको एहसास हो कि आप इस दुनिया में आए और आपने कुछ सुख सुविधाएं ली हैं, आपने इज्जत की जिंदगी ली है। मैं गारंटी देता हूं ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि 5 स्टार होटल भी उसके सामने हल्के नजर आएंगे। और बच्चा जब बैठेगा तो पढ़ने का माहौल होगा, टीचर होंगे, हर विषय के टीचर होंगे, टीचर में स्टाफ में कोई कमी नहीं होगी और ऐसी पढ़ाई होगी कि लोग याद रखेंगे। इस तरह से लोगों को बच्चों को तैयार करेंगे कि स्पोर्ट की तरह उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट आएगा, पढ़े लिखेंगे और नवाब बनेंगे, दुनिया में जाके नाम रोशन करेंगे, दुनिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर देंगे, दुनिया की नौकरियां उनके चरणों में होगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी जो है, चिकित्सा व्यवस्था इतनी शानदार करेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है और मैंने गोली खाई है। ऐसी शानदार करेंगे कि किसी गरीब की जान इलाज की कमी के कारण नहीं जाएगी, मेरा आपका वचन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस तरह तैयार करेंगे, वहां डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, इलाज भी अच्छा होगा, सारे टेस्ट भी होंगे, सारी मशीनें वहां होंगी, सुविधा भी आएंगी, साफ सफाई भी होगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, शानदार व्यवस्था होगी। एक ही डॉक्टर बैठ के सारी बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर की व्यवस्था होगी, डॉक्टर को कमी नहीं होगी, स्टाफ की। ये मेरा आपको वचन है। तीसरा, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने में कोई कमी नहीं करेंगे, किसी को सरकारी देंगे, प्राइवेट देंगे, खेती करने वाले किसानों को उनकी आमदनी बराबर करके देंगे, आमदनी से ज्यादा पैसे देंगे उनको। इस तरह के प्रोजेक्ट जोड़ेंगे कि गांव तक जो है रोजगार जाए, महिलाओं को घर में रोजगार देंगे, बहनों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, जो पढ़ी लिखी बहनें होंगी, रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक नौजवान होने के नाते बात कह रहा हूं, पढ़े लिखे नौजवानों। और कानून व्यवस्था इतनी शानदार करेंगे कि किसी बहन बेटी की तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देखेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा, कोई किसी मारपीट नहीं करेगा, सब लोग इज्जत देंगे और कानून का भय होगा लोगों में। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये किसानों की आमदनी दुगनी वाली जो बात है, मैं आमदनी दुगनी नहीं, किसानों के लिए इतना बड़ा काम करेंगे जो हमारे अर्जक संघ के लोगों ने प्रयास किया था कि किसानों की आमदनी 4 गुना होगी और किसान अपने आप को खुशहाल महसूस करेगा। ये उनके शब्द होंगे। अवसर मिलने के बाद मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो करनी है और जिसमें कोई कोताही नहीं, इसी परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको करने के लिए चाहिए पॉलिटिकल पावर, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन होगा शक्ति से, और शक्ति मिलेगी लोकतंत्र में वोट से, और वोट है आपके हाथ में और उन भाइयों के हाथ में जो मेरे साथ 24 घंटे मेरे लिए एकदम तैयार रहते हैं। उनको कह रहा हूं कि वो घर से निकले और अपने बूथ का, अपने वोट का काम ले और वोट वॉरियर बने, डेटा जाके जिलाध्यक्ष को जमा कराएं, विधानसभा जमा कराएं और कहें कि सब हम लेंगे जिम्मेदारी और हम अपने भाई की मदद करेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके हाथ मजबूत करेंगे। बस ये थी आपके लिए अपील। और बाकी काम छोड़ दो अपनी इस टीम पे, अपने इन भाइयों पे। ये काम आप कर दो और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा ये है, 9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारे बहुजन समाज के, जो ओबीसी समाज के जो भाई हैं, उनके लिए अधिकार सम्मेलन हम लोग जो है लखनऊ में करेंगे। जैसे अभी हमने मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम रखा था, उनके विषयों को सुनने के लिए और उन पे कैसे काम करना है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ। अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर को लखनऊ में होगा, आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। जैसे अभी ये प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं, उसी तरह से दोबारा बता रहा हूं, 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी जो आप तक चली जाए।
अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको याद है मैं प्रयागराज गया था कौशाम्बे की अपनी बहन पाल समाज की बिटिया से मिलने के परिवार से मिलने के लिए, और फिर मुझे जाने नहीं दिया गया, और दूसरा एक और करछना वाला था। अब उसमें वहां विवाद हुआ, और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक स्पेस था ट्विटर का जिसमें कुछ जो है छिपे हुए लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें करना यह है कि नीला गमछा पहनना है। मैं उस स्पेस को भी कल शेयर कराऊंगा पार्टी उससे कि आपको पता लगे किस तरह की साजिशें होती है आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए। नीला पटका पहनना, बाबा साहब टी शर्ट पहननी है, चंद्रशेखर की टी शर्ट पहननी है, और फिर पता नहीं कुछ इस तरह का जो उन्होंने षड्यंत्र किया कि इस तरह की चीजें करनी है जिससे ये फैल जाए कि भीम आर्मी बहुजन समाज की विरोधी है और इससे जो है नुकसान हो। और वो एक पार्टी का भी नाम ले रहे हैं कि ये फलानी पार्टी तो आपके साथ है ही। मैं कल शेयर कराऊंगा उसको, आप सुनना किस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। ये इसलिए मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि करछना में जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने इस तरह की हिंसा की, हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग तो सीधे सच्चे लोग, वो इस तरह काम नहीं करते, और संविधान कानून को मानने वाले। और मैं आपसे अपील भी करता हूं, कानून को किसी भी कीमत पे अपने हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जो जिनसे हम लोग अधिकार मांग रहे हैं वो कर्मचारी भी हमारे ही समाज के, इसी समाज के जहां हम रहते हैं, हमारे प्रदेश के ही अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। उनसे लड़ाई करना उचित नहीं है, और उनसे लड़ाई करके हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बात ये कह रहा था कि वो सब भाई, उनकी बेल हो गई है, वो सब वापस आ गए, और लगभग 2 महीने के अंदर ये सब चीजें हो गई हैं। क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत लोगों ने आलोचना की, क्योंकि मौका ढूंढते रहते हैं कुछ तो, कि कोई मौका मिल जाए चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी को बुरा भला कहने का, कि भाई इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, जेल चले गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो जेल भिजवा दिए। मैं आपको क्या कहता था हमेशा, जब मैं जेल में था तो मैं धन्यवाद करूंगा, मेरा समाज ने बहुत साथ दिया, लेकिन जब मैं बाहर हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई घटना हो जाती है, इस बात का मैं आपको हमेशा से मैंने आपको कहा कि आप बेफिक्र रहो। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिन रात एक की उस मामले में, लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है और विरोधियों के लिए दुख की बात यह है कि उनको आलोचना करने का ज्यादा मौका नहीं मिलना इस विषय पे। वो सारे भाई अपने परिवारों के बीच आ गए, और 13 तारीख को, 13 सितंबर को वहां कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, अपने सारे भाइयों से मिलूंगा। प्रयागराज का जो सम्मेलन था, प्रभु सम्मेलन, मैंने उसको कह दिया था कि जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे मैं सम्मेलन नहीं करूंगा। अब वो सम्मेलन 13 सितंबर को है, और 13 सितंबर के सम्मेलन में मैं जाऊंगा और अपने उन सारे भाइयों से मिलूंगा जो जेल गए थे। मुझे बड़ी खुशी है दिल से कि वो सब आज अपने परिवारों के बीच में, और जो अन्याय जुल्म उन पे हुआ, उनके ऊपर पेट पे पड़ी एक एक लाठी मेरे ऊपर पड़ी है, उसका हिसाब मैं सूद समेत करूंगा। पुलिस के भाइयों से नहीं, उन षड्यंत्रकारियों से, जिन लोगों ने षड्यंत्र करके ये साजिश की। मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। मुझे आज दिल से खुशी, बहुत कम मौके होते हैं मेरे को खुश होने के, आज मैं दिल से खुश हूं। मैं अधिवक्ता साथियों का, अपनी लीगल सेल जो उत्तर प्रदेश की टीम है, उस पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, वहां के सब साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो बच्चे निर्दोष ही थे। उनको पकड़ के सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था कि वो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, इसलिए उनको बंद कर दिया गया था कि भाई हिंसा करने वाले भाग गए और मेरे निर्दोष भाई बंद हो गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि हमारे लोग हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे भाइयों को जेल भेज दिया, तब मैंने आपसे कहा कि जिनको जेल भेजा गया वो हमारे लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग हमारे। इसलिए माननीय न्यायालय ने जो है उन सबको बेल दी, और वो जो है आज अपने परिवारों के बीच में पहुंच गए, और मैं उसके लिए पुनः बधाई देता हूं। और जिस तरह आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, ऐसे ही मेरी बात को मानकर, पहले एक नारा लगता था, साहब तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। फिर मैं पंजाब जो आता था वहां एक नारा लगता था, साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के।
साहब बेचारे संघर्ष करते चले गए। अब मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं, आपका भाई हूं। आप जानते हैं कि भाई मैं आपसे साथ मांग रहा हूं, इसलिए कि इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की अपमानित जो जीवन जीने का के लिए हम लोग मजबूर, उसको खत्म करके इज्जत सम्मान की जिंदगी, सुख सुविधाओं की जिंदगी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए, महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए। तो 3-4 बातें। पहली, वोट की चोरी रोकने के लिए हमें वोट वॉरियर बनाने, वोट रक्षक बनाने, उसकी जिम्मेदारी नौजवान उठाए, पढ़े लिखे नौजवान जो चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करा देंगे और करानी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन नौजवान अपने से जिम्मेदारी उठाए क्योंकि हम सबकी लड़ाई है। दूसरी, 9 अक्टूबर को सम्मेलन है, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन। और तीसरी, जो भाई जेल गए थे वो सब आज हमारे बीच में। मुझे दिल से खुशी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लीगल सेल की टीम को धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इतना प्यार आपका हमेशा मुझे मिलता है, इसके लिए आपका व्यवहार प्रकट करता हूँ। एक विश्वास आपको जरूर आज जाते हुए दिलाना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। जब मैं 4 जून को जीता था तो आपके अंदर